Why leave Canada so soon? बहुत से लोग इस वजह से कनाडा से चले जाते हैं यहाँ पर आने के बाद कि वो रियलाइज़ करते हैं कि कनाडा से अपने मुल्क में वापस जाना बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है और चंद दीगर वजूहात भी होती हैं जिनके बारे में आज की वीडियो में ना सिर्फ मैं जिक्र करूँगा बल्कि आपको सूटेबल सॉल्यूशंस भी दूंगा अपने एक्सपीरियंस से कि कैसे आप एज न्यू इमिग्रेंट्स कनाडा आते हैं तो ये जो रीजंस हैं इनको ओवरकम कर सकते हैं और अपने लिए मिनिमाइज़ कर सकते हैं एक्सपेंसेस को और अपना जो कनाडा में सेटल होने का प्रोसेस है उसको एज स्मूथ एज पॉसिबल बना सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपसे हस्ब मामूल गुजारिश है कि इस वीडियो को एक थम्स अप दे दें और चैनल को आपने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लें। तो एक वीडियो गुजरी थी मेरे नज़र में, एक पॉपुलर व्लॉगर है इंडियन मॉम दुबई टू यूके एंड कनाडा। उस वीडियो में इंडियन मॉम ने एक रीज़न जो बताया था फॉर हर इंटेंशन टू लीव कनाडा सो सून, वो ये था कि कनाडा से अगर आप ट्रैवल करते हैं इंडिया तो वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है कंपैरेटिवली। अगर आप दुबई से इंडिया मूव करते हैं तो उसके फेयर बहुत चीप होता है और आप साल में कई दफ़ा इंडिया आ जा सकते हैं, लेकिन कनाडा से जाना इतना पॉसिबल नहीं होता। यहाँ पर मैं एक कंपैरिजन ड्रॉ करना चाहूँगा कनाडा का यूके के साथ, क्योंकि कनाडा के बारे में एक मैंने कमेंट भी अपनी वीडियो के नीचे देखा था। किसी ने कहा हुआ था कि कनाडा इज़ द वर्स्ट कंट्री टू लिव इन, और एक रीज़न ये बताया हुआ था कि इतना महंगा एयर टिकट है कि आप 2-3 साल में सिर्फ एक ही दफ़ा अपने मुल्क जा सकते हैं आम तौर पे। तो लेट्स ड्रॉ अ कंपैरिजन बिटवीन द टिकट फ्रॉम टोरंटो टू इस्लामाबाद टू अ टिकट फ्रॉम मैनचेस्टर टू इस्लामाबाद। ठीक है, मैनचेस्टर है यूके में और टोरंटो है कनाडा में। तो अगर हम PIA की बात करते हैं, नॉन स्टॉप फ्लाइट होती है और ज़्यादातर लोग उसी को प्रेफर करते हैं बिकॉज़ लोग चाहते हैं बस जल्दी से अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचें। तो PIA का जो मैंने लेटेस्ट फेयर देखा है एक एडल्ट का, अगर लेट्स से आपको फ्लाई करना है 27 जून को और आप एक रिटर्न टिकट करवाते हैं, वापस आप आते हैं 12 जुलाई को, तो 27 जून टू 12 जुलाई अगर आप मैनचेस्टर से इस्लामाबाद जाते हैं और वापस मैनचेस्टर आते हैं तो आपके पाकिस्तानी रुपयों में 4,50,000 के करीब रुपए खर्च होंगे, मतलब एक एडल्ट का टिकट है। और अगर आप टोरंटो से इस्लामाबाद जाते हैं और वापस आते हैं इन्हीं डेट्स में यानी 27 जून टू 12 जुलाई, तो जो टिकट मिल रहा है वो है 4,94,000 का। डिफरेंस क्या हुआ? तकरीबन 44,000 का है, यानी कि जो कनाडा का टिकट है वो 44,000 रुपीज़ मोर एक्सपेंसिव है मैनचेस्टर टू इस्लामाबाद एंड बैक टू मैनचेस्टर के। लेकिन यहाँ पर आप ये देखें कि मैनचेस्टर इस्लामाबाद से कितना सा दूर है और टोरंटो इस्लामाबाद से कितना ज़्यादा दूर है। यानी मैनचेस्टर से अगर आपने इस्लामाबाद जाना हो तो करीब 8 घंटे में आपका ये सफ़र तय हो जाता है, लेकिन अगर आपने टोरंटो से इस्लामाबाद जाना हो तो तकरीबन 14 से 15 घंटे का सफ़र है। समझ लें कि ऑलमोस्ट डबल डिस्टेंस है जो आपको ट्रैवल करना है फ्रॉम टोरंटो टू इस्लामाबाद एज़ कम्पेयर टू फ्रॉम मैनचेस्टर टू इस्लामाबाद। लेकिन इसके बावजूद जो डिफरेंस इन फेयर्स है वो सिर्फ 44,000 रुपीज़ का है। ऑब्वियसली जो टिकट प्राइसेस हैं वो वेरी करती रहती हैं सीज़न टू सीज़न, बेस्ड ऑन कितना बिजी सीज़न है जिसमें आप जा रहे हैं या बीच में कितने स्टॉप ओवर्स हैं या कौन सी फ़्लाइट के थ्रू आप जा रहे हैं या किसी फ़्लाइट में भी आपने कौन सी क्लास का टिकट किया हुआ है। लेकिन ये जो मैंने आपको कंपैरिजन बताया है ये मैंने आपको इकोनॉमी क्लास के टिकट्स का कंपैरिजन बताया है। अब यहाँ अगर आप कंपेयर करें तो ऑनेस्टली फ्लाइंग फ्रॉम टोरंटो टू इस्लामाबाद कोई बहुत सब्सटैंशली एक्सपेंसिव नहीं है एज़ कम्पेयर टू फ्लाइंग फ्रॉम मैनचेस्टर टू इस्लामाबाद। लेकिन आप देखें कि अगर आप कहते हैं कि कनाडा इज़ नॉट अ सूटेबल कंट्री टू लिव इन, तो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ की बात करते हैं तो कौन से कंट्रीज़ हैं जिनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हम कंपेयर कर सकते हैं कनाडा से? ज़ाहिर है इन्हीं फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ का ही कर सकते हैं, जैसे US हो गया या UK हो गया या ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर कंपैरिजन किया है कनाडा का UK के साथ
कि चलें कनाडा तो आप बोल रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा दूर है, बहुत मुश्किल है, बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है, तो यूके तो एक टॉप डेस्टिनेशन है और इतनी ज़्यादा आवाम है यूके में पाकिस्तान से और इंडिया से कि इस बात में तो शक ही नहीं है कि पीपल लाइक लिविंग देयर। इवन हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं, जिसके पास पैसा है, जिससे मन पड़ता है, उसने यूके में प्रॉपर्टीज़ बनाई हुई हैं। तो कोई तो रीज़न है कि ऐसा करते हैं लोग, मतलब कि दे आर फॉन्ड ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दैट द यूके हैज़ टू ऑफर। तो यूके का भी इतना एक्सपेंसिव टिकट है, तो फिर आप ये तो नहीं कह सकते कि फेयर्स एक्सक्लूसिवली कनाडा से ही इतने महंगे हैं कि आपके लिए जाना मुश्किल हो जाता है। आज की इकोनॉमी में ऑनेस्टली स्पीकिंग अब तो दुबई के भी फेयर्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। मुझे याद है कि 2017 में जब मैं एयर ब्लू से दुबई से इस्लामाबाद जाता था तो तकरीबन मेरे 30,000 रुपये लगते थे फॉर रिटर्न टिकट। अब तो वो भी काफ़ी बढ़ गया होगा, ज़्यादा नहीं तो मैं समझता हूँ कम से कम डबल तो हो ही गया होगा। लेकिन दुबई का पाकिस्तान से डिस्टेंस भी, यहाँ पर देखें ये एयर ब्लू का टिकट है, वन वे जो है वो 412 दिरहम्स है फ्रॉम दुबई टू इस्लामाबाद, और जो रिटर्न है फ्रॉम इस्लामाबाद टू दुबई वो 572 है। दोनों की प्राइस ऐड अप होके 1009 दिरहम बनते हैं, और अगर इनको आप पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करें तो ये 76,508 रुपीज़ का एक बंदे का टिकट है। तो ऑलमोस्ट 1/5 तो ये भी पड़ ही जाता है। महंगा तो है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि एक्सक्लूसिवली कनाडा ही महंगा नहीं है। आप अगर यूएस से भी जाएंगे, आप और भी इवन यूके से भी जाएंगे तो भी कंपैरेटिव ही प्राइसेस हैं। और प्राइस करते वक्त आपको ये भी ध्यान में रखना है कि कनाडा का जब आप टिकट पे करेंगे तो आपने पैसे कमाए हुए भी कैनेडियन डॉलर्स में हैं। दुबई का टिकट ठीक है आप कम पे करेंगे, लेकिन आपने पैसे कमाए हुए भी दुबई के दिरहम्स में हैं, जो वैल्यू में कैनेडियन डॉलर से काफ़ी कम है। कुछ लोग कहते हैं कि दुबई रहने के लिए कनाडा से बहुत बेहतर है पाकिस्तानी इंडियंस के लिए, क्योंकि कुछ गमी खुशी हो सिर्फ 3.5 घंटे पाकिस्तान पहुंच सकते हैं या इंडिया पहुंच सकते हैं दुबई से। मैं आपको एक बड़े मज़े की और रियलिस्टिक बात यहाँ पर बताऊँ। ठीक है, डिस्टेंस बाय एयरप्लेन तो यही है, सिर्फ 3.5 घंटे का डिस्टेंस है, लेकिन एक तो वहाँ पर भी जो ट्रैवल टाइम में आपको काउंट करना चाहिए, जो वक्त आप स्पेंड करते हैं एयरपोर्ट्स पर ट्रांजिट में, एक तो वो भी एटअप होगा, लेकिन उसकी भी हम बात नहीं करते। सबसे मज़े की बात यह है कि जब आपको दुबई से पाकिस्तान जाना है, मैंने एक बार जाना था एमरजेंसी में, आपके पास आपका पासपोर्ट ही नहीं होता, क्योंकि आपका पासपोर्ट अरबाब ने आमतौर पे रखा होता है। ठीक है, लीगली यू आर एंटाइटल्ड टू कीप योर पासपोर्ट विद यू, लेकिन मैंने एक दफ़ा ऐसे करने की कोशिश की थी तो मेरे एम्प्लॉयर ने कहा था कि देते हो मुझे पासपोर्ट या नहीं देते। तो वहाँ पर आपके पास आपका पासपोर्ट ही नहीं होता। फ़र्ज़ करें कि जॉब आवर्स ओवर हो चुके हैं कि 9 बजे आपको सडनली पता चलता है कि आपको किसी इमरजेंसी से पाकिस्तान जाना है, किसी की फौतगी हो गई है, आपके पास तो आपका पासपोर्ट ही नहीं है। आपका पासपोर्ट तो कंपनी के पास पड़ा हुआ है और कंपनी खुलेगी सुबह कम से कम 8 बजे, तो वो सारा वक्त तो आपका वैसे ही बर्बाद हो जाएगा। पासपोर्ट आपके पास होगा, वो हाथ में लेकर तो आप जाएंगे ना। तो कनाडा में आपका पासपोर्ट आपके पास होता है। अगर ये चीज़ आप कंसिडर करें रियलिस्टिकली स्पीकिंग, तो दुबई से और कनाडा से पाकिस्तान या इंडिया पहुंचना एक ही वक्त लगेगा। दूसरी एक चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कॉस्ट्स को मिनिमाइज़ कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा गाइड करना चाहता हूँ। तो फ़र्ज़ करें आप कनाडा में एज़ परमानेंट रेजिडेंट आए हैं या एज़ एन इमिग्रेंट आए हैं और आप पाकिस्तान जाना चाहते हैं, तो कनाडा में आपके जो मंथली एक्सपेंसेस हो रहे होते हैं उसमें आपका रेंट है, आपके फ़ोन बिल्स हैं और आपकी इंश्योरेंसेस हैं और आपकी ग्रॉसरीज़ हैं। बहुत से लोग इस वजह से भी चले जाते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि वो लंबे टाइम के लिए छुट्टी ले नहीं सकेंगे अगर वो कनाडा में रहने लग पड़ेंगे, बिकॉज़ अगर लंबे टाइम के लिए छुट्टी ले लेंगे तो फिर कौन रेंट पे करेगा, क्योंकि आपको आपकी जॉब से तो लिमिटेड ही पेड लीव मिलती है। जैसे अक्सर लोगों को 2 हफ्ते की पेड लीव मिलती है एक साल में, कुछ को 3 हफ्ते की मिलती है, कोई लकी हो तो उसकी कंपनी उसको 4 हफ्ते की पेड लीव देती है। लेकिन लेट्स से जो कॉमन सिनेरियो है, अगर आप 2 हफ्ते की पेड लीव की भी बात करते हैं तो 2 वीक्स के लिए तो आप वैसे ही इंटाइटल्ड हैं। लेकिन आपको ये रीज़न भी नहीं सोचना चाहिए
कनाडा को लीव कर जाने के लिए कि यहाँ से मैं जाऊँगा तो पीछे से मुझे रेंट वगैरह देना पड़ेगा, वो उसके पैसे कहाँ से आएंगे। उसका मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। लेट्स से आप 2 महीने के लिए कनाडा से जा रहे हैं पाकिस्तान, ठीक है, तो जाने से पहले आपका जो लीज़ एग्रीमेंट है उसको ख़त्म करके जाएं। जहाँ पर आप रेंट पर रह रहे हैं उस जगह से आप अपना सामान उठाएं और स्टोरेज में रखवा दें। यहाँ पर ऐसे स्टोरेज बॉक्सेस होते हैं या स्टोरेज फैसिलिटीज़ होती हैं जहाँ आप अपनी हर चीज़ रख कर जा सकते हैं, रेंजिंग फ्रॉम योर बेड्स टू मैट्रेसेस टू योर कार्स। आप सब कुछ यहाँ पर खड़ा करके अपने मुल्क जा सकते हैं। तो ऐसे में जो आपका मेजर एक्सपेंस होता है पूरे महीने का, जो आपको रेंट देना होता है, आपको वो देने की कोई फिक्र नहीं होगी कि आपने रेंट अरेंज करना है। तो यू नीड टू कीप अर्निंग इन कैनेडियन डॉलर्स टू बी एबल टू मैनेज दैट एक्सपेंस। और अगर आप 2 महीने की लीव लेकर चले जाएंगे तो फिर आपको अपने पल्ले से देना पड़ेगा। सो उसका तरीका ये है कि या तो साल जब आपका पूरा हो रहा हो, आपकी लीज़ ख़त्म हो रही हो, उस वक्त आप प्लान करें, या बीच में अगर आप थ्रू म्यूचुअल कंसेंसस ख़त्म कर सकते हैं लीज़ अपने लैंडलॉर्ड के साथ, तो फिर आप उसको ख़त्म करके जाएं ताकि आपको ये टेंशन ना हो कि पीछे से आपको रेंट देना है। जब आप रेंट सेव कर लेंगे तो कम से कम आपका $2500 यहाँ से बच जाएगा पर मंथ, दैट यू वोंट हैव टू पे। और 2 महीने की बात करें तो $5000 तो आपका यही सेव हो जाना है। ग्रोसरी का आपका वैसे कोई एक्सपेंस नहीं होगा क्योंकि आप कनाडा में होंगे ही नहीं, वरना ग्रोसरी का बहुत सब्सटैंशियल एक्सपेंस होता है। हमारे तो $2000 कम से कम लगते हैं ग्रोसरी और मिसलेनियस एक्सपेंसेस पे कनाडा में। और फिर आप चाहे 2 महीने के लिए जाएं, 3 महीने के लिए जाएं, जितना मर्जी अरसे के लिए आप जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं। बाकी ये कहा जाए कि इस लिहाज से दुबई बेहतर है तो दुबई भी बेहतर नहीं है, क्योंकि वहाँ पर भी पूरे साल की लीज साइन करनी पड़ती है और उधर भी रेंट्स उधर की सैलरीज़ के हिसाब से इतने ही एक्सपेंसिव हैं जितने कनाडा में कैनेडियन सैलरीज़ के लिहाज से हैं। और एक और बात सोचने की है, देखिए दुबई और कनाडा का हम कंपैरिजन कर रहे हैं ना, दुबई में अगर आप रहते हैं, एक तो आपको कभी वहाँ की शहरियत मिलेगी नहीं। दुबई इज़ नॉट अ प्लेस दैट यू कैन कॉल योर होम फॉर एवर, ठीक है। लेकिन इस बात को भी हम नहीं छेड़ते। आप देखें कि जब आप दुबई से इंडिया जाएंगे या पाकिस्तान जाएंगे, लेट्स से आप 3 महीने की वेकेशन लेकर जा रहे हैं, तो आपको इन 3 महीनों के लिए कोई चाइल्ड बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपको कोई पेमेंट्स नहीं मिलेंगी या गवर्नमेंट बेनिफिट्स नहीं मिलने। लेकिन जब आप कनाडा से अपने मुल्क जाते हैं वेकेशन करने के लिए तो आपके जो चाइल्ड बेनिफिट है वो आपको मिलता रहता है। तो चाइल्ड बेनिफिट पर मंथ, फ़र्ज़ करें आपके 2 बच्चे हैं तो ओंटारियो में यू कैन गेट एज मच एज 1500 to 1700, नॉट जस्ट चाइल्ड बेनिफिट, कंसिडरिंग कि चाइल्ड बेनिफिट के साथ दूसरी बेनिफिट्स भी मिलते हैं। एक ट्रिलियम बेनिफिट होता है, कोई ST HST क्रेडिट होता है, आपको मल्टीपल मिलते रहते हैं ग्रांट्स गवर्नमेंट की तरफ से। सो दे कंटिन्यू। फर्स्ट में आप 2-3 महीने के लिए जा रहे हैं तो वो तो आपको मिलता रहेगा ना। तो अगर आप उसको भी पिक्चर में लाएं और फिर आप कंपैरिजन करें कि दुबई से आपको जाना सस्ता पड़ता है पाकिस्तान या इंडिया या कनाडा से, तो आप रियलाइज़ करेंगे कि देयर इज़ अ लॉट मोर जो आपको यहाँ से मिलता रह सकता है कंपेयर टू दुबई। रेंट्स हर जगह ही हाई हैं और एयर फेयर्स भी हर जगह ही हाई हैं, बस इसके आपको कब सूट करता है, या इफ़ यू कैन प्लान and accordingly minimize your expenses before leaving Canada so that you can make the most out of your vacation and you can take as long a vacation as you want. और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो मैंने अभी तक वीडियो में की ही नहीं कि अगर आप दुबई से जाते हैं इंडिया या पाकिस्तान साल के बीच में, तो आपको वेकेशंस के दौरान भी अपने बच्चों की स्कूल की फ़ीस पे करके जाना है और वहाँ की स्कूल की फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है। कनाडा में तो आपने अपने बच्चे उठाए, आप बैक होम चले जाएं, आपको कुछ पे नहीं करना क्योंकि बच्चों की स्कूल की कोई फ़ीस ही नहीं होती पब्लिक स्कूल्स में। दुबई की स्कूल फ़ीस की क्या बात करनी, आपको पता है कि एक साल में एक बच्चे की स्कूल फ़ीस आपको तकरीबन 35 से 70 हज़ार दिरहम पे करनी पड़ती है। एक
एवरेज सैलरी बंदे की 8,000 भी हो, जिसको अच्छी सैलरी माना जाता है, तो साल में 96,000 वो डॉलर्स कमा लेगा। 96 में से अगर 70,000 वो बच्चे की फ़ीस दे देगा तो बाकी बचे 26,000। तो क्या हिसाब किताब है, कैसे आप मैनेज कर सकते हैं वहाँ पर? और वो फ़ीस आपको दे कर जाना है अगर आपको वेकेशन पर जाना है। कनाडा में तो पब्लिक स्कूल्स में कोई फ़ीस नहीं है, ना तो स्कूल्स की फ़ीस है, ना स्टेशनरी बुक्स की फ़ीस है, ना आपके पिक एंड ड्रॉप की फ़ीस है। सब आराम ही आराम है, सुकून ही सुकून है। आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स में बताएं कि आपके ख्याल में इमिग्रेंट्स के लिए या एक्सपैट्स के लिए कनाडा ज़्यादा बेहतर है या दुबई। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफ़िज़।